हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और इसकी इसेंशियल फीचर। तो चलो फटाफट से देखते हैं, ना हम टाइम वेस्ट करते हैं और सीधा टॉपिक पे चलते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जनरली कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्टीज. Parties agreed to do or not to do anything, but several time there is no agreement between the parties, but still the liabilities arise between the parties like a contract. Such liabilities related to contract are called by quasi contract. वही ना, बीच में पार्टीज के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ कि उनको काम करने या नाम काम करने के रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, उनको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिफाइन द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. इट ओनली मेंशन दैट सर्टन रिलेशन बिटवीन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसकी कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। एज वी सीन अबव, जैसे कि हमने ऊपर देखा, देर इज़ नो डायरेक्ट एग्रीमेंट. डायरेक्ट एग्रीमेंट कोई नहीं होता बिटवीन पार्टीज ऑफ द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, बट सच लाइबिलिटीज अराइज बिटवीन दैम. बट कुछ लाइबिलिटी राइज हो जाती हैं पार्टीज के बीच में, विच आर इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के बराबर ही होती हैं, उसके इक्वल ही होती हैं. वेरियस यूरिस्ट हैव डिफाइंड इट एज फॉलो. यूरिस्ट, डिफरेंट यूरिस्ट हैं जिन्होंने इनकी डिफाइन किया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वॉर्टन लॉ लेक्सिकॉन, एन एक्ट विच हैज़ नॉट द स्ट्रिक्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बट हैज़ द इफेक्ट ऑफ इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. कि ये वैसे होते हैं जैसे कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस हाई, क्वाजी और implied contract are exceptional kind of contract which one party is bound to pay money in consideration of something done or suffered by other party. They are not founded on actual promise but arise when one party so conducted himself that lie must be deemed bound as if had made promise although he has not. मीन्स अगर उसने कोई प्रॉमिस भी नहीं किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, बट दूसरी पार्टी क्या होती है, कुछ ऐसा एक्ट कर देती है, तो उसके लिए जो दूसरी पार्टी होती है वो लाइबल हो जाती है उसको, कॉन्ट्रैक्ट को जब उसको कंप्लीट करने के लिए. हमें इसमें पॉलक ने क्या बोला है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ बट नॉट इन फैक्ट. लॉ की नज़रों में कॉन्ट्रैक्ट है बट फैक्ट नहीं है. In other words, it can be said that quasi contract is not a product of an agreement entered into parties, but a creation of law on the basis of equitable principle. ठीक है, कह सकते हैं हम कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट का कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है वो, एंटर इनटू पार्टीज बट द क्रिएशन ऑफ लॉ. बट लॉ क्रिएट हो गया जो एक बेसिस किस पे है, इक्विटेबल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है. इट कैन बी एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल हम इसको अब चलो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. ए गिव सम ऑफ मनी ऑन लोन टू बी. ए ने कुछ पैसे दिए लोन के ऊपर बी को, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, जो उसकी बेसिक नेसेसिटी थी. बी माइनर था लेकिन उसको एजुकेट तो करना था. अगर ऐसे जैसे होता है ना कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर उसकी बेसिक नेसेसिटी तो पूरी होनी चाहिए ना, वैसे तो फिर तो वो अपनी बेसिक चीज़ों के लिए वो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, है ना. तो बी माइनर था, उसकी एजुकेशन के लिए ए ने लोन दिया. ठीक है, अब इसमें क्या है, ए कैन रिकवर द मनी फ्रॉम बी इवन दो ही इज़ माइनर. वो रिकवर कर सकता है क्योंकि उसने उसकी
बेसिक नेसेसिटी पूरी की है। क्योंकि अगर इसमें वो एक्सेप्शन है ना माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बीच में, उसकी बेसिक नेसेसिटी तो पूरी होनी चाहिए ना। Because A gave money to B for his legal necessity, this is quasi contract. Here A and B have no agreement. उनके बीच में कोई agreement नहीं हुआ, but the contract and relation shows that there is an agreement between the two. उन दोनों देखो सिचुएशन ऐसी है, उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बट ये उसने उसकी लीगल नेसेसिटी पूरी की है, तो उनके बीच में एग्रीमेंट बन गया। The principle on which the concept of quasi contract is based to save the interest of person, मतलब ये किस पे बेस होते हैं कि उन लोगों को इंटरेस्ट सेव करने के लिए जिनके लिए बेसिकली माना जाता है कि उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते तो वो बाउंड नहीं होते उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उनका कोई नजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, लेकिन उनकी बेसिक नेसेसिटी तो पूरी करनी है ना किसी तरीके। तो वो कौन से पर्सन होते हैं? माइनर, इंसेन, जैसे वो जो मेंटली या पागल बोलते हैं जिनको दिमागी तौर पे, ऐसे लोग, एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देम, और उनकी मतलब वेलफेयर के लिए जो भी होते हैं, तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 68 to 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड प्रोविजन फॉर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या प्रोविज़न बताई गई हैं 68 से लेकर 72 तक? नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्ट राइजिंग ड्यू टू क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन उनकी लीगल नेसेसिटी के लिए जो भी किया जाता है वो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्वाजी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू बाय अनदर फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, वो मनी जो उनके इंटरेस्ट के लिए पे की गई है। कॉन्ट्रैक्ट राइजिंग ड्यू टू ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट। फिर आगे है कॉन्ट्रैक्ट राइजिंग आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट राइजिंग आउट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक और कॉरिजन, जो ऐसी गुड्स जो गलती से डिलीवर हो गई हैं या फिर किसी ने उनको डराया धमकाया उस कंडीशन में ना। चलो इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्लेम्स फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे माइनर, इंसेन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट उनको हमने नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की हैं, ठीक है। Section 68 of the Act provide that if a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with the necessity suited to his condition in life, then the person who has furnished such supply is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। वही ना, जो उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है वो खर्चे कहाँ से फुलफिल किए जा सकते हैं? उसकी प्रॉपर्टी के से। इसके एग्जाम्पल हैं ए सप्लाई बी आर लुनाटिक विद द नेसेसरी सूटेबल फॉर हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज इंटाइटल्ड टू रिम्बर्समेंट फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, ठीक है। वही है, उसकी बी सी की प्रॉपर्टी से वो अपने जो भी उसने खर्चे हैं वो रिकवर कर सकता है। In simple words, it may be said that if a person incur an expenditure for maintenance of a minor, insane or mentally retarded person, then he is entitled to get reimbursed the money from the property of such minor or insane, although there is no any such agreement between them. In such case, it is presumed that there is an agreement between both parties। वही ना, presume किया जाएगा इसमें, ये ज़रूरी नहीं है उनका रिटर्न में कोई एग्रीमेंट हो, क्योंकि वो एग्रीमेंट तो कर ही नहीं सकते, बट उनकी नेसेसिटी तो पूरी करनी चाहिए। अगर कोई नेसेसिटी पूरी करता है, ऐसे थोड़ी उसको नुकसान होगा
वो अपनी जो भी उसका खर्चा हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन ने अगर कोई पेमेंट की है, सेक्शन 69 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट मनी विच इज अनदर is bound by law to pay, who therefore pay is entitled to reimburse by other। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं। बी होल्ड लैंड इन बंगाल, बी ने कुछ लैंड ली हुई है बंगाल में ऑन लीज ग्रांटेड बाय ए, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए, द मतलब जो लीज है ग्रांट की इसने की है ए, द जिमीदार द रेवेन्यू पेबल बाय ए, रेवेन्यू किसने पेबल करने थे, ए ने, टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, जो उसके एरियर खड़े थे। हिज लैंड इज एडवर्टीज टू सेल बाय द गवर्नमेंट अंडर द रेवेन्यू लॉ, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी annulment of B's lease। B, to prevent the sale and consequent annulments of his own lease, pays to the government the sum due from A। A is bound to make good to B the amount so paid। इसमें क्या तीन चीज़ें रिक्वायर्स होंगी। ए पर्सन इज लीगली बाउंड टू पे मनी, एक पर्सन लीगली बाउंड होगा पे करने के लिए। द पर्सन पेइंग द इंटरेस्ट इन सच पेमेंट एंड पेमेंट इज टू बी मेड टू अनदर पर्सन। ये क्या है, इसको मैं अपनी एक और एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैंने कोई घर खरीदा उस पर ना वो प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, क्योंकि ये ईयरली लगता है प्रॉपर्टी टैक्स। ए ने क्या किया, वो घर सेल कर दिया जितने एरियर खड़े थे, लेकिन बी ने वो मकान तो खरीदा। जब उसको पता चला, क्योंकि वो उसके एरियर खड़े थे, तो पहले उसने एरियर पे किए बी ने, और बी उससे, क्योंकि उनके बीच में डायरेक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी लीगल लाइबिलिटी उसने फुलफिल की है, तो वो ले सकता है अपने सारे पैसे, वो लेगा ए से, क्योंकि वो बेसिकली तब तक की लाइबिलिटी तो एक ही थी ना, कोई भी टैक्स देने के लिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर। आगे है लाइबिलिटी टू पे ऑन नॉन ग्रेटिव्स एक्ट। इसमें क्या है, सेक्शन 70 सेज दैट वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेजुअली and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or deliver। In other words, it may be stated that when a person lawfully does something for another on delivering something to him, is his intention is not to do such work or delivery gratuitously and the another person enjoy the benefit of it, then the aforesaid person is liable to pay compensation or to restore the to the said person। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए ट्रेडमैन लीव्स गुड एट बीज हाउस। ए है एक ट्रेडमैन है, वो कोई बिजनेस करता है, वो बी की जगह पे गलती से अपनी कुछ सामान रख गया, जब भूल गया बाय मिस्टेक का। बी ट्रीट द गुड्स एज हिज ओन, बी ने उस गुड्स के साथ क्या किया, जैसे उसकी अपनी चीज़ें हों। तो यहाँ पे ए बाउंड हो जाता है, सॉरी यहाँ पे बी बाउंड हो जाता है ए को पे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने गुड्स को यूज़ कर लिया है ना। इसमें कौन कौन सी तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। 3 things are required। डिलीवरी ऑफ एनीथिंग, एक्ट शुड नॉट हैव इंटेंडेड टू डू इट ग्रेजुअली, मीन्स वो गलती से वहाँ पे रख गया या गलती से उसको डिलीवर होगी या जो भी है। सच एक्ट और डिलीवरी शुड बी लॉफुल, वो डिलीवरी वो भूलना या कुछ भी है वो लॉफुल होनी चाहिए। अदर पर्सन इंजॉय बेनिफिट, अदर पर्सन को उससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, वो उसने यूज़ की होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो वो क्या है, उसको फॉर्मल जो उसका ऑनर है उसको पे करेगा, वो कॉम्पनसेशन जो भी होएगी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर या फाइंडर ऑफ गुड्स, ऊपर तो डिलीवरी की है, मतलब चाहे मिस्टेक से कह लो या भूल के गया उसकी शॉप पे या कुछ भी है, इसमें किसी को मतलब मिल गई, फाइंडर ऑफ गुड्स है, जैसे कुछ कोई चीज़ गिर गई, मान लो रास्ते में पर्स गिर गया, तो दूसरे बंदे की जिसको मिला है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो उसको डिलीवर करे। Section 71 provides that a person who finds goods belonging to the another and takes them into custody is subject to the same responsibility as बेली। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वल टू जैसे बेली की होती है वैसी है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स दैट ही शुड सेव द गुड्स, मेक रीजनेबल सर्च टू फाइंड द ऑनर, नॉट डिस्ट्रक्ट द गुड्स इन एनी वे एंड रिटर्न टू द true owner it found it here chaotic contract arise between the finder and owner of goods। मतलब वो हर कोशिश करे उसको ढूंढने की, ठीक है, और उनको खराब ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे। और पेमेंट अंडर मिस्टेक और कोरिजन, किसी के डराने पर या फिर बाय मिस्टेक किसी को कोई पेमेंट कर दी, ये बताया गया है सेक्शन 72 में। Section 72 says that a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. A and B jointly owe 1,000 to C. A alone pay the amount to C. A and B ने दोनों ने 1,000 देने थे C ने। A ने सारी पेमेंट दे दी C ने, सी को, बी को ये पता नहीं था। फैक्ट दैट उसका क्या हुआ, इस बी ने दोबारा से फिर 1,000 रुपया सी को दे दिया। अब सी बाउंड है रीपे करने के लिए उसको, बी को। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो आगे का केस बताया हुआ है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वर्सेस अशोक लेलैंड। इसमें क्या है, केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट वेयर मोर पेमेंट देन द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन मेड देयर सच एडिशनल अमाउंट इज लायबल टू बी could be recovered। Thus in all above matter there is no agreement between the parties, but the contract and action of parties shows that an agreement has originated between them and get binding in similar way as like contract, thus this is quasi contract। ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।